लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई है। इस कहावत को आपने सुना होगा। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि कैसे खामनाई ने एक गलती की थी और बार बार गलतियां करी, जिसके कारण से आज ईरान को कितना ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है। और आप समझ सकते हैं कि 1979 के दौरान जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था ईरान में, उसके बाद से ईरान की जनता ने को ऐसे काले दिन देखने पड़े, इतिहास के वे बुरे दिन देखने पड़े, जब उनके सारे अधिकार छीन लिए गए इस्लामिक क्रांति और इस्लामिक कट्टरता के नाम पर, इस्लामवाद के नाम पर। यह पूरे विश्व के लिए एक केस स्टडी हो सकता है कि सिर्फ धर्म की कट्टरता ही किसी भी राष्ट्र को जीवित नहीं रख सकता। जैसे बांग्लादेश को इस्लाम के कारण ही पाकिस्तान के साथ, एक पाकिस्तान का हिस्सा था, मगर उसकी पाकिस्तान की धार्मिक कट्टरता ने बांग्लादेश को भी अंततः अलग होने पर मजबूर कर दिया या लोगों को अलग होना पड़ा। तो ऐसे में यह पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही ज़्यादा केस स्टडी या कह सकते हैं ज्वलंत उदाहरण है कि किस तरह से इस्लामिक कट्टरता के कारण, बढ़ते कारण से एक ईरान जैसा एक जो विकसित मुल्क था या देश था एक समय, जहां फारस की सभ्यताएं फलती फूलती थी और जहां सभ्यता संस्कृति कह सकते हैं इट वाज क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, कह सकते हैं उस दौर में कितना ज़्यादा एक विकसित सभ्यता थी, मगर उसका हश्र यह हुआ कि आज यह बिल्कुल अपने कहते हैं कि ईरान अपने सबसे बुरे दौर में गुजर रहा है। और इसके कारण सिर्फ एक जो खमनई है वह निश्चित रूप से उसका कहा जाता है। क्योंकि आपने इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा अभी 2, 4, 5, 10 सालों में बहुत ज़्यादा सत्ता के विरुद्ध यानी ईरान की सरकार के विरुद्ध वहाँ की जनता ने विद्रोह किया था। खासकर बुर्का आंदोलन को लेकर आपने देखा होगा। मॉरल पुलिसिंग के जो पुलिस है वहाँ पे उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ और कहा जाता है कि करीब 20,000 लोगों से ज़्यादा लोगों की इन जो सरकार विरोधी आंदोलनों के दौरान उसकी हत्या कर दी गई सत्ता द्वारा। और साथ में कम से कम 350 महिलाओं की हत्या कर दी गई थी ईरान की पुलिस द्वारा, खासकर बुर्का आंदोलन के दौरान। जब महिलाओं को आप जानते होंगे वहाँ पे कि यहाँ तक कि कार चलाना प्रतिबंधित था और बुर्का पहनना अनिवार्य, हिजाब अनिवार्य था। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि भारत और ईरान के संबंधों का अब जब इजराइल और अमेरिका के युद्ध चल रहे हैं और ऐसे हालात में क्या होना चाहिए, खासकर इस बिंदु पर काफ़ी ज़्यादा अब चर्चा की जा रही है। तो मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि खासकर जैसा कि कहा जाता है भारत का जो विदेश नीति है वह इंडिया फर्स्ट, मेक इंडिया ग्रेट अगेन कह सकते हैं, मीगा पे आधारित होना चाहिए। इंडिया फर्स्ट की अवधारणा होनी चाहिए। ऐसे में किसी भी राष्ट्र के समक्ष हमें घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं है। हमारा अपना एक विदेश नीति होना चाहिए जो रणनीतिक स्वायत्ता पर आधारित हो और जो हमारी ऊर्जा सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और क्षेत्रीय सुरक्षा साथ साथ में राष्ट्र की संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए ऐसी नीतियां बनाई जाए जिससे हम किसी भी राष्ट्र के समक्ष झुके नहीं और इंडिया फर्स्ट की जो अवधारणा है उसको आगे बढ़ा सके। तो खासकर इसमें 3 रणनीतिक बिंदु है। एक तो खासकर क्या हमारे स्ट्रैटेजी रणनीति क्या होनी चाहिए, तो रणनीतिक स्वायत्ता होनी चाहिए। स्ट्रैटेजिक जो ऑटोनॉमी है वो हमें होनी चाहिए कि भारत किसी एक पक्ष का पूर्ण समर्थन के बजाय जो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है उसको अपना बनाए रखे। साथ में भारत को हमेशा जैसा कि कहा जाता है कि संवाद और कूटनीति, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी का जो सहारा लेकर इसने हमेशा विश्व बंधुत्व की जो भावना पूरे विश्व में प्रदर्शित किया है या उसके जरिए विश्व की बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया है डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के जरिए, और तो उसको जारी रखना चाहिए। इसलिए ना तो इसे अमेरिका के समक्ष ना ही ईरान के समक्ष किसी भी तरीके से झुकने की आवश्यकता है। साथ में जैसा कि आप जानते होंगे चाबहार कनेक्टिविटी जो है, चाबहार पोर्ट है, उसमें भारत के बहुत भारत का निवेश हुआ है और ऐसे में उस जो निवेश को निश्चित रूप से सुरक्षित रखने की जरूरत है ताकि जो है इंडिया जो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है INSTUC जो है इंडिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उसको निश्चित रूप से उसको पुनर्जीवित किया जा सके, जिसके जरिए क्या होगा कि हम सब जो BRI है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव या वन रोड वन बेल्ट, जो हमारी चाइना का जो नीति है जिसके जरिए वह सभी देशों पर आधिपत्य की कोशिशें कर रहा है, उसको हम लोग निश्चित रूप से रोक सकते हैं। साथ में आप देखते होंगे ऊर्जा सुरक्षा, खासकर ईरान से हमारा काफ़ी डीजल का और पेट्रोल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसका आयात होता था,
मगर निश्चित रूप से इसमें बहुत बहुत सारे प्लेयर्स के साथ अभी भारत ने चर्चा की है, बट फिर भी कोशिशें ऐसी होनी चाहिए कि ऊर्जा जो हॉर्मुज जो पास है वह खुला रहे और ऊर्जा सुरक्षा जो हमारी है वह निरंतर हमारा जो है पूर्ति करता रहे और इसमें किसी तरह की बाधा ना आए। साथ में भारत को एक मध्यस्थ की भूमिका, जैसा कि भारत कहा जाता है कि शांति दूत की भूमिका निभाता रहा है, ऐसे में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है और अपनी जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है या जो अपनी ग्रोइंग डिप्लोमेसी है, जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो अपनी प्रोमिनेंट डिप्लोमेसी जो इसकी ताकत बढ़ रही है विश्व में, उसका प्रयोग करके कहीं ना कहीं इन दोनों विवादों को समाप्त करके और भारत फर्स्ट, भारत प्रथम इस नीति को बढ़ाना चाहिए ताकि भारत अपनी उपयोगिता विश्व समुदाय में साबित कर सके, जहाँ पे हमारे वेद और पुराण भी कहते हैं कि ऑल द वर्ल्ड इज़ अ फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम। तो इस अवधारणा को कहीं ना कहीं परिलक्षित करने का वक्त आ गया है। ऐसे में भारत को बहुत ही शालीनता के साथ, सरलता के साथ अपनी विदेश नीति को पुनः पुनः उस आयाम तक ले जाना चाहिए जहां यह एक विश्व गुरु की भूमिका निभा सके। धन्यवाद आप सबका।